गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एकरा एजुकेशन अड्डा पर। एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। सक्षमता की तैयारी में सक्षमता, जैसा आपको मालूम है, अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो आपको मालूम होगा कि नियोजित शिक्षकों को बिहार में राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता की तैयारी करना, सक्षमता का परीक्षा देना ज़रूरी पड़ेगा और उन सब को देना ही होगा। और दोस्तों, उसको देने के लिए हम सब की तैयारी थोड़ा बहुत होना ज़रूरी है, क्योंकि भले ही नीतीश कुमार ने कहा है कि सक्षमता की जो परीक्षा है वो बहुत मामूली होगी, लेकिन मामूली परीक्षा उन्हीं सब के लिए होगी जिनकी तैयारी अच्छी होगी। और तैयारी में हमें उन सभी सवालों के जवाब पूछे जाएंगे जो हम 1 से लेकर 8 क्लास तक पढ़ाते हैं और ख़ुद पढ़ते हैं। तो इन सभी का जानकारी हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं आप सब के लिए 6 से 8 तक के सामाजिक विज्ञान के सभी किताबों का नोट्स मैं खुद से बनाकर अपने हाथ से उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट को छाँट कर मैं आप सब के लिए वीडियो बनाकर डाल दिया हूं। तो आप चाहें तो उसको जाकर आराम से अपने क्या कहते हैं अपने ही चैनल पर जाएंगे, यानी एकरा एजुकेशन अड्डा के बेल इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ जाकर आप आसानी से इनको देख पाएंगे। तो आप दोस्तों कहना चाहते होंगे कि अभी तो इसकी तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि कोई सिलेबस नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई डेट नहीं, तो फिर पहले से तैयारी क्यों करें। तो दोस्तों, आपको पता है कि आप जब टाइम बहुत कम मिलने वाला है, क्योंकि कई बार अखबारों के माध्यम से या और भी जो माध्यम है उससे पता चल रहा है कि दिसंबर में परीक्षा होने वाला है, तो आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। इसीलिए अगर हम चाहें तो अपने सिलेबस की जो किताबें हैं SCRT की, यानी बिहार बोर्ड की जो किताब है, उसको अगर थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं तो जो भी चीज़ें हमारे जहन से उतरी हुई उन सभी चीज़ों को फिर से एक ताजगी मिल जाएगी और हमारे एग्ज़ाम में अगर इससे कोई सवाल पूछा जाएगा तो हमें बहुत आसानी होगी। तो दोस्तों, मैं आप सब के लिए एक बार फिर से हाजिर हूँ। कक्षा 3 के पर्यावरण और हम का सभी 2 वीडियो बनाकर मैं आप सब के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उससे छाँट कर मैं आप सब के लिए लेकर आ चुका हूँ। तो अब आया हूँ दोबारा क्लास 4 के पार्ट 2 को लेकर, जो आप सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो हमारी नज़र से नहीं गुजरते हैं, हमें याद नहीं रहता है, लेकिन आज हम उसको आएंगे जो कि आप सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि दक्षता का जो परीक्षा हुआ था उसमें इन सभी किताबों से ही काफ़ी सारे सवाल पूछे गए थे, तो हमें इसकी जानकारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देर किए, क्योंकि मैं बहुत देर से आपसे बात कर रहा हूँ। तो मैंने जैसा कल आपके लिए पार्ट 5 तक जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो सबको पिछले वीडियो में बता दिया है, उसको आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या फिर आप क्या कहते हैं प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आगे जब बढ़ते हैं तो पार्ट नंबर 6 में जाते हैं। तो हरियाली और हम, इसमें दोस्तों क्या क्या खास इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पेड़ हमें क्या क्या देता है। पेड़ हमें क्या क्या देता है, तो पेड़ हमें क्या देता है, ऑक्सीजन हमको देता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। जो हम छोड़ते हैं वो लेता है और हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन, जिससे वातावरण शुद्ध रहता है। तो यहाँ पर सवाल बन सकता है कि वातावरण को शुद्ध रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो वहाँ ऑप्शन में हमें पेड़ दे सकता है, इसी तरह दूसरी चीज़ें दे सकता है। तो हमें यहाँ पर पेड़ को सही याद रखना है। और पेड़ हमें क्या क्या देता है, तो दोस्तों फल देता है, आपको जड़ी बूटी देता है, लकड़ियाँ आदि पेड़ से ही हमें प्राप्त होती हैं। तो हमें हरियाली और हम में इन सभी चीज़ों को जानना जरूरी है कि पेड़ हमें क्या क्या देता है। तो सबसे पहले हम लोग जाने ऑक्सीजन देता है, उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है जिससे वातावरण शुद्ध रहता है। वो हमें फल और फूल देता है, जड़ी बूटी देता है, लकड़ियाँ देता है, ये सभी हमें पेड़ देता है। उसके बाद आइए जानते हैं कि पेड़ का जो उपयोग है, पेड़ पौधे का उपयोग, हम कौन से पेड़ का उपयोग किन चीज़ों में करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इमारती लकड़ी, यानी जो इमारत बनाने में, बिल्डिंग वगैरह बनाने में जो लकड़ियों का प्रयोग होता है, मकान बनाने में, उसमें कौन कौन सी लकड़ी का प्रयोग आमतौर पे किया जाता है। तो सबसे पहला नाम आता है शीशम का, सागौन का, महुआ का, देवदार का और चीड़ का। ये सभी जो पेड़ होते हैं, इन सभी पेड़ों का इस्तेमाल, पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल करके हम मकान बनाने में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमें यहाँ याद रखना है कि अभी अगर हमसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से इमारती लकड़ी कौन सी है, तो अक्सर हम शीशम वगैरह तो देखते हैं, सागौन भी देखते हैं, महुआ भी देखते हैं, लेकिन देवदार और चीड़ जो है हम लोग इस आम तौर पे इसके बारे में कम सुने हैं। इसलिए याद रखना है कि इमारती लकड़ी कौन कौन सी है, शीशम, सागौन, महुआ और देवदार, चीड़, ये सभी लकड़ियाँ
मक्खन बनाने के काम आती हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो साग सब्जी में कौन कौन से पौधे हमारे काम आते हैं, तो सरसों, बथुआ, मेथी और भिंडी, ये सभी क्या साग और सब्जी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक पेड़ है, तो उसमें हम जो भी हमें इसका तना या इसका जो फल होता है या इसका पत्ता जो है हमें साग में इस्तेमाल करते हैं। जैसे सरसों हो गया, आपका बलुआ हो गया, मेथी हो गया, भिंडी हो गया। उसके बाद अनाज कहाँ से मिलता है, कौन कौन से पौधे से, तो मक्का, गेहूं और चावल, ये कहाँ से मिलता है, पेड़ से, छोटा छोटे जो पेड़ होता है उसी से। और दाल हमें किन से, कौन कौन पौधे से मिलता है या पौधों से कौन कौन सा दाल मिलता है, तो अरहर, उड़द, मसूर, मूंग, चना। एशिया में सबसे ज़्यादा खेती मसूर दाल की होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमसे सवाल बन सकता है कि एशिया में सबसे ज़्यादा किस दाल की खेती होती है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है मसूर दाल, क्योंकि इससे इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अब याद रखना है हमें कि दाल कौन कौन सा होता है, तो अरहर का दाल, मसूर दाल, मूंग दाल, चना दाल। और एशिया में सबसे ज़्यादा किस दाल की खेती होती है, तो मसूर दाल की। ये हम भी नहीं जानते थे, सही बताया आपको, तो क्योंकि ये लगातार जो है हम लोगों के जहन से ये किताब हटा रहता है, तो हम जब पढ़ाते हैं, जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ाते हैं वही हमें याद रहता है। अगर हम इनको नहीं पढ़ते हैं तो हमें ये याद नहीं रहता है। इसीलिए इन सबको एक बार रिपीट कर करके दोबारा से देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद औषधि कौन कौन सी होती है, यानी पेड़ से जो औषधि हमें दवाई बनाने के लिए जो पौधे के पत्ते वगैरह हमें काम आते हैं, तो वो तुलसी है, पुदीना है, सौंफ है, हल्दी है, अदरक, कचनार, जामुन, नीम, ये सभी पौधे किसके हैं, औषधि के, यानी दवाई के पौधे हैं। तो ये दोस्तों ये भी याद रखना है कि अगर इसमें से हमें कोई ऑप्शन दे दे, बताए कि औषधि का पौधा कौन सा है, तो हमें तुलसी, पुदीना, सौंफ, हल्दी, अदरक, कचनार और जामुन, नीम, ये सभी जो भी ऑप्शन उसमें रहेगा तो उसका सही जवाब वही होगा। तो हमें ये याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फूल और फल के नाम बच्चों को बताइए, मन से पेड़ की दोस्ती करने के लिए उसको कहिए। तो एक खेजड़ी का वृक्ष होता है दोस्तों, खेजड़ी का वृक्ष जो है वो राजस्थान, खेजड़ी का वृक्ष अमृता की कहानी है। अमृता यानी संस्कृत की एक किताब है, उसकी एक कहानी है खेजड़ी वृक्ष। यहाँ पर सवाल ये भी बन सकता है कि खेजड़ी का जो वृक्ष है वो किस किताब में की कहानी है, तो हमें यहाँ याद रखना है ये अमृता यानी जो अमृता जो संस्कृत की एक किताब है उसकी कहानी है खेजड़ी का वृक्ष। राजस्थान में खजरेला गांव में कम पानी की आवश्यकता या छायादार वृक्ष, लकड़ी के कीड़े नहीं लगते, छाल दवाई के रूप में काम होता है, और फलियों सब्जियों बनाने में भी पत्तियों को जो है पशु के चारा के रूप में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ के बारे में बताया गया कि राजस्थान के खजरेला गांव में छायादार वृक्ष, इसमें लकड़ी में जो है कीड़ा नहीं लगता है, इसकी जो छाल की है वो दवाई के रूप में इस्तेमाल होता है, और फलियों को जो है वो सब्जी बनाने में काम आता है, पत्तियों को जो है पशुओं के चारा बनाने में काम आता है। तो यानी खेजड़ी का जो वृक्ष है, खेजड़ी के वृक्ष के बारे में ये सभी चीज़ें बताई गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि जड़ों की पकड़, पाठ नंबर 7 में जब हम चलते हैं जड़ों की पकड़, तो इसमें क्या क्या खास बात है। जड़ों का कार्य, जड़ों का क्या काम है, जड़ों का काम है पेड़ को सहारा देना, खनिज लवण अवशोषित करना तथा पानी। यहाँ पर हमको पूछा जा सकता है कि जड़ों के पानी का जो पेड़ है वो पानी कहाँ से अवशोषित करता है, तो ये हमें याद रखना है जड़ों से। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ बड़े जड़ें प्रजनन कार्य भी करती हैं, यानी बहुत सारे जड़ ऐसे होते हैं जो अपने से दूसरा रिप्रोडक्शन करता है, यानी दूसरा बनाता है। जैसे आपका हो गया शकरकंदी, शलजम और मटर, ये सभी क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, यानी वो दोबारा से जन्म देता है दूसरा पेड़ पौधे को फिर से, यानी शकरकंदी का ही पौधा दूसरा फिर आएगा उसी से। उस तरह आलू भी होता है, आलू को भी आप जब आलू ही रोपते हैं तो दूसरा आलू से ही पेड़ बनता है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो पेड़ों के भोजन, पेड़ कैसे भोजन प्राप्त करता है और उसके बारे में जानते हैं। तो पेड़ का भोजन यानी हरे पौधे मिट्टी के कुछ खनिज पदार्थ और जल तथा वायु के कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश में उपस्थित क्लोरोफिल
की सहायता से अपने भोजन को बनाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ पर हमसे सवाल बन सकता है कि पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, पत्ते से वो क्लोरोफिल लेता है। इन सब की सहायता से जो वो भोजन प्राप्त करता है, उस भोजन को बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये बन सकता है दोस्तों, घुमाकर सवाल पूछ सकता है। इसीलिए हमको ये सब याद रखना जरूरी है कि पौधे अपने भोजन को बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड, वायु तथा सूर्य के प्रकाश के उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाता है। तो भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो हमें याद रखना है प्रकाश संश्लेषण। और जो है रेगिस्तान में एक पेड़ होता है जिसका नाम होता है ओक। ओक जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया का रेगिस्तान में ओक नाम का एक पेड़ पाया जाता है। उन पेड़ की खासियत क्या है, पत्तियां बहुत कम तथा ऊंचाई आपके कमरे के दीवार के लगभग बराबर होती है। यानी उसमें पत्ते बहुत कम होते हैं। इसकी जो लंबाई होती है जैसे 10 से 12 फुट, मान लीजिए 10-12 फुट का अपना दीवार होता है, उतना ही समझ लीजिए 10 से 12 फुट की लंबाई होती है। तो यहाँ पर हमसे सवाल बन सकता है कि ओक के वृक्ष में पत्ते कितने होते हैं, ज़्यादा, कम, बहुत कम या बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर सवाल बन सकता है, इसलिए हमें यहाँ याद रखना है कि पत्तियाँ, ओक के वृक्ष में पत्तियाँ कम होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो जितना ओक की वृक्ष की खासियत है कि जितना ऊंचा दिखाई देता है, अगर ये मान लीजिए कि 12 फुट ऊंचाई दिखाई दे तो उससे 30 गुना जड़ें ज़मीन पर गहराई पे होती है। यानी अगर मान लीजिए कि 10 फुट अगर वो लंबा है तो 30 गुना यानी 300 फुट वो नीचे होगा। 300 फुट उसका जड़ जो है ज़मीन तक चला जाएगा। और उसकी खासियत क्या है कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया के जो लोग होते हैं या जहाँ पर भी रेगिस्तानी इलाके में ओक के वृक्ष पाए जाते हैं, उसके जड़ से पानी निकाल कर वहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि वहाँ पाइप डाल दिया जाता है उसके जड़ में, ओक के जड़ में, और वहाँ से पानी निकाला जाता है। क्योंकि वहाँ मालूम होता है कि जहाँ पर ओक का वृक्ष है इसका मतलब है कि वहाँ पानी ज़रूर होगा, क्योंकि उसका जड़ बिल्कुल ही पानी तक चला जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बरगद के पेड़ की। बरगद की पेड़ विशाल वृक्ष, मोटा तना, मूल जड़ों के अलावा इसकी शाखाएं जड़ों के अलावा उसकी शाखाएं में जड़ें होती लटकती रहती हैं, जो बड़ी बड़ी होती हैं, अंदर ज़मीन तक चली जाती हैं और फिर पेड़ को सहारा देती है। इस लटकती जड़ों को प्रोप रूट कहते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि जो बरगद का पेड़ होता है उसकी शाखाओं में लटकी हुई जो जड़ें होती हैं, लटके हुए जो जड़ें होती हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो ये याद रखना है आपको, प्रोप रूट। क्या कहा जाता है, प्रोप रूट, हमें ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक चैप्टर आता है पार्ट नंबर 8 में, तमाशा, खेल तमाशा या देख तमाशा। तो यहाँ पर कुछ त्यौहार हैं जो भारत के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो तवांग का उत्सव मनाया जाता है। असम में क्या मनाया जाता है, तो बिहू मनाया जाता है। उत्तराखंड में गंगा कयाक और फूल देई। तो यहाँ पर हमको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में तवांग उत्सव, असम में बिह और उत्तराखंड में गंगा गयाक और फूल देई, ये सभी त्यौहार मनाए जाते हैं। उसके बाद जब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो उड़ीसा में धानु जत्रा और नुआखाई त्यौहार। उड़ीसा में क्या क्या माना जाता है, धानु जत्रा और नुआखाई त्यौहार। कर्नाटक में उगड़ी और केरल में ओणम, गुजरात में उत्तरायण और बिहार में छठ। ये सभी जो अलग अलग राज्यों के अलग अलग त्यौहार हैं जो ख़ास तौर पे मनाया जाता है। तो ये भी हमें याद रखना है। हो सकता है कि क्योंकि हमारे किताब में है तो किताब से कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए हमें याद रखना है कि उड़ीसा में धानु यात्रा और नुआखाई त्यौहार, और कर्नाटक में उगड़ी और केरल में ओणम, गुजरात में उत्तरायण और बिहार में छठ, ये खास प्रमुख त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं। उसके बाद पार्ट नंबर 9 में है, इसमें कुछ नहीं है इसीलिए, और पार्ट नंबर 10 में भी इसमें कुछ खास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसीलिए हम उस पर कोई बात नहीं करेंगे। उसके बाद पार्ट नंबर 11 में है, इसमें भी कुछ खास नहीं है जो बच्चों के आप सबके लिए सवाल बन सकता हो, इसीलिए हम इस पे भी कोई चर्चा नहीं करेंगे। चलिए सीधे अब चलते हैं पार्ट नंबर 12 में।
पाठ नंबर 12 में है दोस्तों कि अपना प्यारा घर, कौवा और उसके घोंसले। कौन से जानवर का कौन सा घोंसला होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये सीटेट में भी कई बार पूछा जाता है, इसलिए इसको हमें याद रखना है। तो कौवा का जो है वो कहाँ बना था अपना घोंसला, पेड़ की ऊंची डाल पर, बहुत ऊंची डाल पर वो कौवा अपना घोंसला बनाता है। और साथ ही साथ वो कटीले कांटी वाले, माफ़ कीजिएगा, कटीले जो जंगल झाड़ होते हैं ना, उन्हीं से ये अपना घोंसला बनाता है। कबूतर जो है घर का बालकनी या छत पर जो है वो अपना घोंसला बनाता है। तोता कहाँ बनाता है, बिल या मिट्टी के चट्टानों की दरार या दीमक की टीलों में। ये तोता अपना घर कहाँ बनाता है, मिट्टी के चट्टान में, चट्टान की दरार में, दीमक की टीलों में। उसके बाद दार्जिन चिड़िया का जो है पेड़ के पत्तों को का सीकर में, पेड़ के पत्ते जो होते हैं उसमें वो देखे होंगे आप कभी, लटका हुआ एक लटकता हुआ एक घोंसला होता है, उसको दार्जिन चिड़िया ही बनाता है। उल्लू जो है वो घोंसला नहीं बनाता है, वह दिन में देख नहीं सकता है, दूसरे के खाली घोंसलों में अंडा दे देता है। उल्लू की खासियत क्या है, वो दिन में देख नहीं सकता है, इसीलिए वो क्या करता है, किसी का भी घोंसला खाली हुआ वहाँ जाके अंडा दे के चला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ते हैं तो गोनैया जो है वो मनुष्य के घरों में तिनके और पत्तियों से घर बनाता है। आपने देखा होगा कि अपने घरों के आसपास जो गोरैया होता है वो किसी न किसी फूस के घर में या वहीं पर अपना छोटा छोटा तिनका लेके घर बना लेता है। एक होता है कठफोरवा जो है पेड़ों की प्राकृतिक गड्ढों में, पेड़ होता है उसका जो पहले से ही गड्ढा होता है उसी में घुस के वो रहता है। उसका नीलकंठ होता है, नीलकंठ वृक्ष के तनों में बने हिल्स में। इसके बाद एक चिड़िया होता है बयां, डाल से लटकती घोंसला घास के तिनके या पत्तियों से तीलियों से चुनकर बनाता है। अब इसके बारे में ये भी देखे ही होंगे, एक ऐसा मतलब ये तना है, उसमें एक ऐसा घोंसला बना रहता है जो कि पूरा लटकता रहता है झूले की तरह, उसमें ही उनका रहना सहना होता है। तो इस तरह का जो ये घोंसला कौन बनाता है, तो बयां बनाता है, ये हमें याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खेत से घर तक क्या क्या है, धान की खेती कैसी होती है, इस क्रम को खुद से बनाइए। पहले क्या होता है, कटनी, रोपनी, मैगजीन, ओसानी, निकाई, जुताई, पटवन, धान की बुनाई, बिचड़ी तैयार क्रम में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर में क्या आएगा, पहले तो बिचड़ी तैयार करते हैं, माफ़ कीजिएगा, पहले धान की बुआई करते हैं, फिर उससे बिचड़ी तैयार होता है, फिर उनको क्या करते हैं, बिचड़ी तैयार होने के बाद उसको रोपनी करते हैं, रोपनी के बाद उसकी बीच बीच में पहले थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया, पहले हमको क्या करना है, एक नंबर में आपको सबसे पहले तो धान बुराई करनी है, फिर बिचड़ी तैयार करना है, फिर उस पेड़ की पहले जुताई करनी है, उसके बाद खेत की जुताई करनी है, जुताई करने के बाद आप क्या करते हैं, फिर उसका रोपनी करते हैं, क्योंकि उसमें मिट्टी से ये करता है। रोपनी करने के बाद उसको हम बीच में निकाई करते हैं, यानी उसका जो जंगल झाड़ होता है उसको निकाल दिया करते हैं। फिर उसमें बीच में पटवन यानी पानी देते रहते हैं। पटवन के बाद उसको मेजनी करते रहते हैं। फिर उसके बाद जब ये तैयार हो जाता है तो फिर उसकी कटाई कर देते हैं। कटाई के बाद ओसानी होता है, यानी इसको ओसाया जाता है। तो ये जो है इसका क्रम होगा। उसके बाद चल आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो धान, प्याज, मिर्च आदि बोने से पहले उनका बिचारा तैयार किया जाता है। बिचारा यानी उसको छोटे छोटे पौधे उसके तैयार किए जाते हैं और उसको बिचारा को खेत में उखाड़ कर फिर से रोपा जाता है। जबकि गेहूं और मक्का, सरसों आदि के बीज के सीधे खेत में बो दिए जाते हैं। बिचड़ों से तैयार होने वाले फसल धान, प्याज, मिर्च बिना बिचड़ों के। यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है कि बिचड़े से कौन कौन से फसल होते हैं, तो धान होता है, प्याज होता है, मिर्च होता है, जो बिचड़े से ही उसको दूसरी जगह ले जाकर रोपते हैं। जब वो छोटा छोटा हो जाता है फिर उसको दूसरी जगह ले जाके रोप देते हैं। बिना बिचड़ों के कौन कौन से होते हैं, तो गेहूँ, मक्का और सरसों जो है वो सीधा वैसे जैसे गेहूँ हुआ, गेहूँ को सीधा खेत में बो देते हैं और वो दूसरा गेहूँ तैयार हो जाता है। उसके चलिए बाल संसद और बाकी दोस्तों इसमें 14-15 में कोई भी एग्ज़ाम का पॉइंट नहीं है, इसलिए हम लोग इतना ही बात करेंगे।
तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो? मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको एक बार अगर आप देख लेंगे तो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी इससे पूछे जाएंगे, इसका आप कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पर नए हैं, इस तरह की वीडियोज़ लगातार पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए अपडेट।